चलिए हम व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं, आपके विचारों को जानने की फिर से कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि इतिहास में चाइना को कटा खरबूजा कहा जाता था, जिसको कहीं से भी युद्धाभ्यास करना होता था तो वो चाइना पर अटैक कर देता था। तो क्या चाइना इतिहास से यह अनुसरण लेते हुए बार बार युद्ध की धमकी देता है? और इतना बड़ा व्यापार, अपना व्यापारिक साम्राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा व्यापार वो भारत में ही कर रहा है, तो वह भारत को अपना दुश्मन क्यों बनाना चाहता है? देखिए, अगर आप चाइना के व्यापार को देखते हैं, आपने व्यापार को लेकर बात की है, तो चाइना का और भारत के व्यापार का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो चाइना का व्यापार का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। भारत और चाइना का जो आपस में व्यापार है वो पिछले साल $100 बिलियन के आसपास रहा, जिसमें भी जो व्यापार घाटा था वो हमारी तरफ था। हमारा केवल उनको एक्सपोर्ट जो है वो 1,10,000 करोड़ के आसपास है, जबकि हम चाइना से 4.4 लाख करोड़ का इम्पोर्ट करते हैं। तो लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा है जो हमारी तरफ है। अगर हम चाइना के साथ अपना व्यापार खत्म करना चाहते हैं तो हमें मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको बढ़ावा देना होगा। हमारे यहाँ और चाइना के यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच है वो बहुत अलग अलग तरह की है। हमारे यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, वो किसी एक आदमी के द्वारा ओन की जाती हैं, तो वो अपना प्रॉफिट के लिए ही इंडस्ट्री को रन करता है। वहाँ पे रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा कि जब भारत के आज़ादी से पूर्व ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि भारत गांव का देश है, इसकी अधिकाधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है, और अगर भारत का विकास करना है तो भारत के गांव का विकास करना होगा। और भारत के गांव का विकास तभी संभव है, यानी भारत का विकास तभी संभव है जब हर हाथ में रोजगार होगा, कुटीर उद्योग धंधे होंगे। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो तत्कालीन सरकार से लेकर के वर्तमान सरकार तक कुटीर उद्योग धंधे क्यों विकसित नहीं कर पाई, जो कि चाइना में सबसे ज्यादा है? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रहते हैं और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जहाँ पे लोगों के उतने अधिकार नहीं है जितने भारत में है। मैं और आप अगर आज इन विचारों को रख रहे हैं तो ये एक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसका हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में मीडिया को इतनी आज़ादी नहीं है। जहाँ तक आप भारत के रूरल होने की बात करते हैं, ग्रामीण भारत अगर 70% ग्रामीण आबादी है तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। चाइना 65% जो है वो अर्बनाइज्ड है। देखिए, अर्बनाइज्ड और जो रूरल इकोनॉमी है, इनके अपने अपने फायदे हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था तो भारत में उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा था। इसका कारण ये है कि भारत के जो लोग गाँवों में रहते हैं और उनकी एक अपनी सेल्फ इकोनॉमी है, तो जिसका हमारे ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज कोरोना काल में भी तरह तरह के क्राइसिस हुए हैं, लेकिन भारत की अधिकांश जनता जो है वो बिल्कुल सुख से जीवन यापन कर रही है। तो उसका सीधा कारण है कि हम गांव में रहते हैं और हमारी एक सेल्फ इकोनॉमी, हर घर की एक सेल्फ इकोनॉमी है जो उसको सेल्फ रिलायंट बनाती है। और मोदी जी ने भी अभी इसी बात के ऊपर ज़्यादा जोर देके कहा है कि हम लोगों को सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए, और अगर हम प्रयास करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक चाइना से कम्पीट करने की बात आती है तो हमें अपने ट्रेड को कुछ ऐसा रुख देना पड़ेगा जहाँ पे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। ऑस्ट्रेलिया चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया का चाइना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। $250 बिलियन का उनके बीच में लेन देन होता है। हम स्ट्रेटजिकली ऐसी पोजीशन पे लोकेटेड हैं जहां से हम अपना व्यापार अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम यूरोप के साथ अपना व्यापार अच्छा कर सकते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार अच्छा कर सकते हैं। तो जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, हमें आने वाले समय में इसको गति देनी होगी। हमें कहीं ना कहीं चाइना को जो उसका ट्रेड है, ट्रेड के ऊपर कहीं ना कहीं उसको आघात लगाना होगा। तो आपके कहने का आशय है कहीं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से चाइना घबरा करके भारत में अशांति तो उत्पन्न नहीं कर रहा है? नहीं, इसका सीधा कारण यह है कि चाइना की छवि आज बहुत खराब है। चाइना से कंपनियां भारत में शिफ्ट करना जाती है, तो चाइना कहीं ना कहीं विश्व के में ये प्रभाव लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि भारत उनके लिए सेफ जगह नहीं है, भारत कभी भी युद्ध में जा सकता है। इसका सीधा कारण यही है। उसको अपनी इमेज अगर सुधारनी है तो उसे कहीं ना कहीं भारत को डोमिनेट करना। 1962 में भी उसने ऐसा ही किया था। जब उसकी अपनी छवि बहुत खराब थी तो उसने देखा भारत जब उभर रहा है नॉन अलाइनमेंट मेंबर के तौर पे, जब हमने उसको लीड किया था तो उसने देखा भारत बहुत आगे जा रहा है, तो भारत की छवि को कैसे दोगुल किया जाए। युद्ध चाइना ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमें कहीं ना कहीं धक्का लगा था। आज भी उसका यही प्रयास है कि किसी न किसी तरह वो भारत को कोई धक्का लगा सके। दूसरा, वो कोरोना से दुनिया का ध्यान कैसे हटा सकता है। अब आप कल ही देख लीजिए, कल यूएसए में 36,000 केसेस कोरोना के आए हैं, लेकिन आपने पिछले 15 दिनों में
ये देखा होगा कि लोग कोरोना को भूल के भारत चीन युद्ध की ज्यादा बातें कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, रशिया के साथ बातें हो रही हो हमारी, चाहे यूएसए के साथ बातें हो रही हो, अब लोग कोरोना को धीरे धीरे बुला रहे हैं। लेकिन वास्तविक समस्या ये है कि अब बड़े 2-3 दिनों में 1 करोड़ से ऊपर कोरोना केसेज का आंकड़ा जाने वाला है। बिल्कुल डेथ रेट भी बहुत हाई है। बिल्कुल सर, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि चाइना जो अस्थिरता उत्पन्न करना चाह रहा है, खासतौर से दक्षिण एशियाई देशों में, आज अभी भी मैं सुबह न्यूज पढ़ रहा था, भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जो भारत से लगा हुआ है, वहां के भी किसान समस्याग्रस्त हो रहे हैं, उनका पानी रोका जा रहा है, नेपाल को उधर अशांत कर रहा है, श्रीलंका को अपने पक्ष में ला रहा है। इस तरह से दक्षिण एशियाई देश अगर चाइना के पक्ष में जाएंगे तो भारत पर इसका क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, भारत को काउंटर करने के लिए चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी लॉन्च की हुई है, जिसके तहत वो भारत के पड़ोसी देशों में जिनकी भारत के साथ सीमा लगती है वो सैन्य अड्डे स्थापित कर रहा है। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो या पाकिस्तान हो, सब जगह उसने अपने डिफेंस बेस बनाने की कोशिश की है। उसका मुख्य उद्देश्य भारत को घेरना है। लेकिन भारतीय सेना बहुत सुदृढ़ है, हमारे पास भी नई टेक्नोलॉजी है, हमें इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें युद्ध के लिए बिल्कुल तत्पर रहना पड़ेगा, क्योंकि शांति भी तभी आती है जब आप युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। हमारी सेना बहुत सुदृढ़ है, मैं एक बार फिर कहता हूं, और हमें बिल्कुल फर्म होके, मोदी जी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कितना नुकसान होगा अगर इस देश के 30 करोड़ लोगों को भी जान गंवानी पड़ेगी, लेकिन जो बाकी 100 करोड़ लोग रहेंगे वो अपना जीवन गर्व से जिएंगे। हम 1962 की तरह एक धब्बा लेकर नहीं जी सकते हैं। हमें बिल्कुल फर्मली डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। और एशिया में स्पेशली जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, जिनकी जमीन चाइना हथिया रहा है, आज नेपाल और उनका प्राइम मिनिस्टर जो है, वो मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनके हमारे साथ आज रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन भी हड़पी जा रही है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनका विरोध कर सकें। भूटान है, नेपाल है या दूसरे कोई देश है, जहां भी चाइना जबरदस्ती अपनी एनक्रोचमेंट बढ़ाता है, हमें उन देशों को भी सपोर्ट करना चाहिए। बस आज का आखिरी सवाल कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो कोई भी अर्थशास्त्री कहता है कि युद्ध किसी भी देश के लिए हानिकारक होता है, लेकिन अगर फिर भी युद्ध की स्थिति बनती है तो आप सरकार को और विपक्षी पार्टियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं। देश में अगर युद्ध की तरह के क्राइसिस आते हैं तो हमें युद्ध में जाना है। आप मोदी जी के साथ हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं? मैं तो पूरे देश के साथ हूँ, जो भी हमारे देश की सेना के साथ हूँ, देश के प्रधानमंत्री के साथ हूँ, देश की सरकार के साथ हूँ, हर एक आदमी के साथ हूँ। जब युद्ध लड़ना पड़ेगा तो हमें युद्ध के लिए ही जाना है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कितने भी हमें ज्यादा नुकसान तो बिना युद्ध लड़े वो उठाना पड़ रहा है। इसलिए अगर कंपैरिजन होती है, चाइना सीधे तौर पे नहीं मानता है, तो हमें बेझिझक युद्ध में जाना है। और इस बार युद्ध में इस तरह से जाना है, तन मन धन और देश की जनता सब लोग सपोर्ट करेंगे। जिसको व्यापारिक तौर पे उसका विरोध करना है, वो चाइना गुड्स का सब बहिष्कार करेंगे। विपक्षी पार्टियां विरोध करेंगी, उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? देखिए, विपक्षी पार्टियों का एक अपना रोल होता है, और मैंने बहुत गहराई से 3 मुद्दों के तौर पे जब 3 घटनाएं भारत में महत्वपूर्ण हुई, तब तीनों बार मैंने विपक्ष को बड़े ध्यान से सुना। आप सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए, आप बालाकोट स्ट्राइक ले लीजिए, आज का जो सिनेरियो है उसको देख लीजिए। ये बड़े दुख की बात है कि हमारी विपक्षी पार्टियां कई बार ओछी राजनीति पे उतर आती हैं, जबकि ऐसे समय में तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बनती है कि सरकार जो करेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं, देश हित में जो भी होगा, जो उचित लगेगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं। इस टाइम हमें देश में कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक गलत छवि बन जाए। कल आप देखिए, जो यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन हैं, उन्होंने एनआरसी और दूसरी बातों को लेके भारत में जो इस टाइम धार्मिक प्रॉब्लम हो रखी है, प्रॉब्लम हुई थी पहले, जो भी क्रिएट की गई थी, जिस तरह से मुद्दा बनाया गया था एनआरसी को लेके, उस पर भी उन्होंने कुछ कहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारत में एनआरसी भी एक बहुत बड़ी जरूरत है, जिससे किसी धर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, हम लोग एनआरसी पर अगले वीडियो में बात करेंगे। और तब तक आपका आज हमने विचार जाना हिंद और चीन, मतलब हिंदी चीनी सेनाओं के बारे में लेकर, उनकी सरकार और उनके तंत्र के बारे में लेकर के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी ही आपका यह वीडियो सोशल मीडिया पर होगा। धन्यवाद पांडे जी।